गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। योजनाएं हम पढ़ रहे थे। योजनाएं आपको किसी भी परीक्षा में एक अंक दिला सकती है। एज ए करंट अफेयर्स भी ये परीक्षा में पूछी जाती है और एज अ जी के अगर कोई ऐसा प्रश्न हो तो उसमें भी इसको पूछा जा सकता है। हम 5 योजनाओं पर चर्चा कर चुके थे। आज उसी कड़ी में एक और योजना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। इसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी योजनाएं हैं वह रोजगार सृजन के लिए जो अभी चल रही है उसका ये अध्ययन कर रहे हैं। रोजगार सृजन हेतु बहुत सारी योजनाएं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसमें एक योजना भी आती है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। किस प्रकार से रोजगार का सृजन करना और किस प्रकार से लोगों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना, इसी योजना का उद्देश्य था। ये योजनाएं ध्यान से पढ़ते रहिए। हो सकता है आपको जॉब नहीं मिले तो कहीं न कहीं इन्हीं योजनाओं में से एक का आपको सहारा लेना पड़े। तो योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले इस योजना की बात करें तो माइक्रो इंटरप्राइजेस की स्थापना करके, यानी कि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करके स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर है उनको सृजित करने के लिए 15 अगस्त 2008 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखें, इस योजना का शुभारंभ है वह 15 अगस्त 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। अब यह योजना है वह पहले से चली आ रही 2 योजनाएं, इंपॉर्टेंट है, पहले से चली आ रही 2 योजनाओं को मिलाकर किया गया। अर्थात पहले वाली 2 योजनाएं थी, इनको PMEGP में परिवर्तित कर दिया। यह पहले वाली 2 योजनाएं कौन सी है तो इसको भी ध्यान रखना है। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री PM रोजगार योजना RY। तो PMRY एक योजना पहले से चल रही थी और इसी के साथ दूसरी है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अर्थात रूरल रोजगार एम्प्लॉयमेंट सृजन जनरेशन कार्यक्रम प्रोग्राम, तो ये हो जाएगा REGP। तो पहले से चली आ रही इन दोनों योजनाओं को मिलाकर PMEGP है वह शुरू किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन कौन करता है, अर्थात कार्यान्वित करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो 3 तरीके से अलग अलग समझेंगे इसको। सबसे पहले बात करें अपन तो केंद्र सरकार है वो किस एजेंसी के थ्रू इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर रही है इसका, तो केंद्र सरकार है वो MSME, माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक वैधानिक एजेंसी है खादी एवं ग्रामोद्योग निकाय या आयोग है, उनके माध्यम से पूरे भारत में ये संचालित कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये जिलों में आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको क्रियान्वित करने का श्रेय किसको है और शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित करने का काम कौन करता है, तो दोनों ही की बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन का कार्य है वह खादी एवं ग्रामोद्योग निकाय ही करता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में इस योजना को क्रियान्वित करने का कार्य है वह जिला उद्योग केंद्र अर्थात डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कमेटी या कॉरपोरेशन है वही करता है, DIC। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को संचालित करने का काम खादी ग्रामोद्योग निकाय करता है और शहरी क्षेत्रों में इसे लागू करने का काम है वह जिला उद्योग केंद्र के द्वारा किया जाता है। अब इसके द्वारा वित्तीय सहायता की बात करें तो इसके द्वारा वित्तीय सहायता है वो किस प्रकार से दी जाती है, तो 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है विनिर्माण क्षेत्र और दूसरा ही क्षेत्र आता है आपका व्यापार एवं सेवा क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र और व्यापार और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए ही यह योजना है वह अलग अलग भागों में विभाजित की गई है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए आपको अधिकतम सहायता राशि मिलेगी 25 लाख रुपये और व्यापार और सेवा के लिए आपको अधिकतम राशि मिलेगी 10 लाख रुपये। तो इसकी लिमिट है 25 लाख रुपये और इसकी लिमिट है 10 लाख रुपये। लेकिन आप अगर पात्र हैं इस योजना के तो 25 लाख और 10 लाख लेने के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। अगर 8वीं से कम पास है, आप 8वीं पास नहीं है, 8वीं कक्षा से कम पास लाभार्थी हैं उनको केवल विनिर्माण में 25 की जगह 10 लाख रुपये मिलेंगे और यहाँ पे 10 की जगह आपको केवल 5 लाख रुपये मिलेंगे। दोनों ही कंडीशंस हैं, अर्थात आपको 25 लाख और 10 लाख का पूरा फायदा लेना है तो आपको न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 8वीं पास नहीं है
तो 25 की जगह आपको 10 लाख की सहायता राशि मिलेगी और इधर आपको 10 की जगह 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी, अर्थात 8वीं पास होना अनिवार्य है पूरी सहायता लेने के लिए। अब इस सहायता राशि में जो लागत है उस लागत का लाभार्थी स्वयं कितना वहन करेगा, तो इसके लिए भी एक कंडीशन जोड़ दी है सरकार ने। अगर सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है तो इस सहायता राशि में से उसकी जो लागत है, जो स्थापित स्वरोजगार स्थापित करना चाह रहा है, उस लागत का 10% उसको स्वयं वहन करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई विशेष वर्ग है, एसटी है, एससी है, विकलांग है, इस प्रकार से जो विशेष वर्ग सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके लिए अनुदान राशि में से, लागत राशि में से स्वयं वहन करने के लिए 5% का रेशो निर्धारित किया है। तो सामान्य वर्ग है वह लागत का 10% स्वयं वहन करेगा और विशिष्ट वर्ग है, विशेष वर्ग है, वह लागत राशि का 5% स्वयं वहन करेंगे। अब इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 2008 से 2013 तक तो ये योजना अच्छी चली, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 30 अगस्त 2013 को भारत के जितने भी जिले हैं इसमें एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। ये तारीख ज़रूर याद रखें। PMEGP अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए भारत के प्रत्येक जिले में सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसमें सरकार ने सदस्यों की संख्या है वह निश्चित कर दी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे और इन 30 सदस्यों में से वहां का स्थानीय सांसद है वह इस समिति का अध्यक्ष रहेगा। और मान लीजिए इस समिति में 30 सदस्य हैं तो इस समिति के संयोजन का कार्य कौन करेगा, तो सांसद तो हो गया, अध्यक्ष हो गया इस समिति का, और इस समिति के संयोजन का काम कौन करेगा, तो उस जिले से संबंधित जो कलेक्टर है वह कलेक्टर ही इसका संयोजक रहेगा। तो PMEGP ये पूरे डेटा आपको याद रखने, इसका परिचय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें सहायता राशि का रेशो क्या है और इसमें सलाहकार समिति है वह किस प्रकार के निर्णय लेती है। तो ये सारी जो बातें थी वो PMEGP से संबंधित थी। ये जितनी भी योजनाएं हमने पढ़ी वह रोजगार सृजन के लिए थी, अर्थात भारत सरकार ने अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए ही इन योजनाओं को शुरू किया था। और इसके पीछे एक लाइन जोड़ी थी कि शिक्षा है वो तो बढ़ रही है लेकिन शिक्षित बेरोजगार भी बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने उसका एक कारण बताया था कि शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ रही है। उसका एक प्रमुख कारण है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। अगर व्यावसायिक शिक्षा भी अच्छी तरीके से दी जाए तो कहते हैं कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। एक रोजगार में एक लाइन आती है किसी भी विकासशील देश के लिए या विकसित देश के लिए कि आप जॉब क्रिएटर्स बनिए ना कि जॉब सीकर्स बनिए, अर्थात आप ऐसा काम कीजिए कि आप अन्य लोगों को रोजगार दे सके, ना कि रोजगार मांगने वाले बनिए। जॉब क्रिएटर्स बनिए ना कि जॉब सीकर्स बनिए। अब जॉब क्रिएटर्स बनने के लिए आपको लगभग इन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कल हम कुछ विशेष योजनाओं की और चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड